हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो ज्योग्राफी की क्लास मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ और क्लास 7 हम देख रहे हैं। क्लास 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सभी को आप डिटेल में देख सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में यहाँ पे आपको क्या करवाया जा रहा है मैं बता दे रही हूँ। जो भी आपके एनसीईआरटी के बुक में आपके दी गई हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये बुक कौन सी है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दृष्टि द विज़न की बुक है। ठीक है, दृष्टि द विज़न की बुक है। एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन है। यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी आपका कवर होगा, भारत और विश्व का भूगोल। ठीक है, जो भी आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लास 6 जो है ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे 8 चैप्टर है आपका। ठीक है, ये 8 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जाके ज़रूर देखिएगा। आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मिल जाएगा प्रैक्टिस क्लास। और इसके बाद ये देखिए आपका कुछ विश्व भूगोल था। यहाँ पे अफ्रीका से क्वेश्चन आपका जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था और हर बार पूछा जाता है। देखिए जैसे हवा से क्वेश्चन टीआरई 3 में आपका पूछा गया था, वो चाहे उत्तरी अमेरिका का भी आप देखेंगे। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट देखिएगा, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो अफ्रीका हमने कर लिया, दक्षिण अमेरिका कर लिया, ऑस्ट्रेलिया कर लिया और अंटार्कटिका हमने कर लिया। आज हम क्या करेंगे वो आप यहाँ पे देखिए। तो क्लास 7 का ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, क्लास 7 आपका जो पूरा एनसीईआरटी आपका ख़त्म हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको स्पेशली ये रेकमेंड करूँगी कि आप सभी का नोट्स बनाते हुए चले। जो भी नई चीज़ें आपको मिलती हैं, जो आपको नहीं पता है, उसको ज़रूर आप नोट कीजिए, ताकि आपको लास्ट टाइम में जो है अच्छे से रिवीजन करने का मौका मिले। और आज हम देखेंगे उत्तर अमेरिका। ठीक है, उत्तर अमेरिका आज हम देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नॉर्थ अमेरिका यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कल हम यूरोप देखेंगे। इसके बाद हम दूसरे दिन, इसके नेक्स्ट डे से हम क्लास 8 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें, जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ते जाएगा, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाएगा और आपको हर एक चीज़ जो है कंप्लीट कराई जाएगी। पूरा एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। तो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आपको सही समय पर मिल पाएंगे। और आप मेरे साथ ही वीडियोस में रहें, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि समय कितनी जल्दी से आपका जा रहा है। अब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना है और यहाँ पे आप बार बार अगर नोट्स ही करते रह जाएंगे तो फिर आपका समय कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको जो है बहुत कम समय बचा है, तो अब प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करना है। क्लास 8 हम कल नहीं परसों से स्टार्ट करेंगे। कल हम यूरोप करने वाले, आज हम उत्तर अमेरिका देखेंगे। ठीक है, डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर अमेरिका में हमारा पहला क्वेश्चन है ये। जो भी आपको नहीं आता होगा उसको ज़रूर नोट कीजिएगा और बाद में इसको रिवीजन कीजिएगा। बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। एक बार में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो है सारा क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही बताना है यहाँ पे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या ये कथन आपका सही है? तो ये कथन आपका गलत है। ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप का भाग है, तो ये आपका सही है। और दक्षिण में यह महाद्वीप भूमि की एक संकरी पट्टी के रूप में बदल गया है, जो मध्य अमेरिका कहलाता है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो 2 और 3 सही है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बारे में देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो उत्तर अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या है? एशिया है, उसके बाद आपका अफ्रीका है। तो यहाँ पे महाद्वीप आपको बताना है। तीसरा नंबर पे कौन सा आ जाता है? उत्तर अमेरिका। तो यह महाद्वीप उत्तर से पश्चिम में अलास्का और उत्तर पूर्व में लेब्राडोर तथा दक्षिण में पनामा के मध्य में फैला हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर पूर्व में कौन सा है? तो लेब्राडोर है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप का भाग है और वर्तमान में राजनीतिक रूप से डेनमार्क जो है इसके अधीन है। दक्षिण में यह महाद्वीप भूमि की एक संकरी पट्टी के रूप में बदल गया है, जिसे मध्य अमेरिका कहते हैं। यह उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है और इसलिए ये कथन आपका सही था। वेस्ट इंडीज़ जो है
जो अनेक द्वीपों का समूह है, इसी महाद्वीप का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बताना है, कनाडा में उत्तरी भागों में वायु परिवहन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही है। सही पे हमें विचार करना है। तो देखिए, इन भागों में वायुयान भूमि पर उतरने के लिए प्रायः झीलों और नदियों का प्रयोग करते हैं। तो ये कथन क्या सही है? तो ये कथन बिल्कुल सही है। इन भागों में शीत ऋतु में वायुयान उतरने के लिए पहियों के स्थान पर बर्फ पर फिसलने वाली तख्तियों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही कथन सही है। तो यहाँ पे तो कनाडा के सभी प्रमुख नगर जो हैं वायु मार्गों से जुड़े हुए हैं और कनाडा के उत्तरी भागों में वायुयान भूमि पर उतरने के लिए प्रायः झीलों और नदियों का प्रयोग किया जाता है और शीत ऋतु में ये झीलें जो हैं वो जम जाती हैं। ऐसे में वायुयान उतरने के लिए पहियों के स्थान पर बर्फ़ फिसलने वाले तख्तियों का उपयोग किया जाता है और ऐसे वायुयानों को क्या कहते हैं? स्की वायुयान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे आपको जानने को आज मिलेगा। तो ग्रीष्म ऋतु में वायुयान झीलों और खाड़ियों और नदियों में जल में उतरते हैं। इस समय में पहियों की जगह पानी में तैरने वाले उपकरण लगे होते हैं जो वायुयान को पानी में तैराते हैं। तो आपको शीत ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, दोनों ही बात समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर अमेरिका के भौतिक भागों में सम्मिलित हैं? उत्तर अमेरिका के भौतिक भागों में कौन सा आपका सम्मिलित है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे कनाडियन शील्ड है, अल्प्सियन पर्वत और उच्च भूमियाँ हैं, पूर्वी उच्च भूमियाँ हैं, मध्यवर्ती विशाल मैदान भी है, पश्चिमी कार्डिलेरा और पर्वत श्रेणियाँ भी हैं। तो यहाँ पे चारों ही सही हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो उत्तर अमेरिका को 4 प्रमुख भौतिक भागों में बांटा जाता है। वही 4 है ये। चलिए आगे बढ़ते। कनाडियन शील्ड के संबंध में बताना है अब। तो यह शील्ड जो है कनाडा के संपूर्ण भाग में फैला हुआ है। तो क्या ये संपूर्ण भाग में फैला हुआ है? तो यहाँ पे आपका एक कथन तो बिल्कुल सही है। इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियाँ इसका दक्षिणी भाग है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस शील्ड में खनिज संसाधनों का अभाव है। ये आपका बिल्कुल सही बात इसमें। अच्छा, अभाव तो नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे? सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो कनाडियन शील्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो देख लेते हैं। तो यह जो है संपूर्ण भाग में फैला हुआ नहीं है। तो ये एक ऑप्शन आपका सही है। यह जो है इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है। ये सही है आपका। और सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियाँ इसके दक्षिणी भाग में है। ये भी सही है। और ये शील्ड अभाव नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो 1 और 4 ये 2 गलत है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखने में मेरा थोड़ा सा गलत हो गया। इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है और निरंतर अपरदन के कारण इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर से भी कम रह गई है। इसके बड़े भाग में दलदली भूमि और अनेक झीलें हैं, जैसे कि ग्रेट बियर, वेनिपेग, ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटेरिया। ये सब जो है प्रमुख यहाँ पे झीलें थी इनकी। और ग्रेट बियर आपका पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। इस शील्ड का उत्तरी भाग वर्ष के अधिकतर महीने बर्फ से ढका रहता है तथा इसके दक्षिणी भाग में ग्रेट लेक्स तथा सेंट लॉरेंस नदी की भूमियाँ हैं। तो ये भी कथन आपका सही था। चलिए आगे बताता है यहाँ पे। तो यह शील्ड जो इसमें कौन कौन से खनिज संसाधन का भंडार है? सोना है, चांदी, निकेल, लोहा, तांबा, प्लैटिनम, रेडियम, कोबाल्ट, यूरेनियम, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं हैं। नहीं बताना है हमें ग्रेट लेक्स के अंदर कौन कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं हैं। तो ये सब आपका जो है उत्तर अमेरिका के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें देखेंगे ग्रेट लेक्स के अंदर कौन कौन सी झीलें शामिल नहीं हैं। तो यहाँ पे आपका जो है सुपीरियर तो इसी का पार्ट है और इसमें आपका अभी अभी हमने देखा था तो मिशिगन भी था, इरी भी था। ठीक है, तो कौन नहीं था? विनीपेग नहीं है और ग्रेट बियर। ठीक है, ये आपका ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे 4 और 5 यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो ये जो है ग्रेट लेक्स के अंतर्गत जो है सुपीरियर आता है, मिशिगन, ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो और ईरी आता है। अभी अभी हमने यहाँ पे देखा था, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ग्रेट बियर एक जो है यहाँ पे लेक है, लेकिन ये ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है। ग्रेट बियर एक अलग लेक है, विनीपेग एक अलग लेक है, इसके बाद ग्रेट लेक्स एक अलग है। इसके अंदर ग्रेट लेक्स के अंदर आता है सुपीरियर, ह्यूरोल, मिशिगन, ईरी और ऑन्टेरियो। अब आप समझ गए होंगे इसको, ग्रेट बियर अलग है, ग्रेट लेक्स अलग है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो नियाग्रा जलप्रपात आपका जो है स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर अमेरिका में है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तर अमेरिका में कहाँ पे? तो ईरी और ऑन्टेरियो झील के बीच में है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात आपका कहाँ है ये पूछा जा सकता है, तो उत्तरी अमेरिका में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ऑन्टेरियो झीलों के बीच नियाग्रा नदी का अवस्थित है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए जल शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित आल्प्सियन पर्वतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है। हडसन नदी इन पर्वतों से होकर बहती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सिर्फ 2 हो जाएगा। हडसन नदी जो है यहाँ पे इन पर्वतों से होकर बहती है, और इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग यहाँ पे जो आपका दिया है तो वो आपका गलत है। यहाँ पे आप देखिए सही बात आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आल्प्सियन पर्वत जो है इस महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है, और इसे पूर्वी उच्च भूमियाँ भी कहते हैं। हडसन नदी जो है इस पर्वत से होकर बहती है, और इसे ईरी नहर के पास ग्रेट लेक से जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो ध्यान से तसल्ली से सारा चीज़ देखिएगा। और अगर आप नोट ना भी करें तो 3 से 4 बार आप क्वेश्चन को अगर स्पीड बढ़ा के इसको रिवीजन कर लेते हैं तो भी चीज़ें आपको जो है याद हो जाएंगी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती विशाल मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, यहाँ पे उस पर विचार करना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह इस महाद्वीप के निम्न भूमि का क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल सही है। तो विशाल मैदान के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। मध्यवर्ती विशाल मैदान जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंदर है, ये इस महाद्वीप का निम्न भूमि का क्षेत्र है, और इस मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में मिसिसिपी मिसौरी की नदी द्रोणियाँ भी फैली हुई है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, मिसिसिपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है, तो दोनों ही यहाँ पे राइट ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, मध्यवर्ती विशाल मैदान जो है महाद्वीप की निम्न भूमि कहलाती है, और यह विशाल मैदान आल्प्सियन पर्वत से लेकर रॉकी पर्वत तक फैला हुआ है। उत्तर में मैकेंजी नदी के डेल्टा से लेकर दक्षिण में टेक्सास के तटीय मैदान के छोर तक इसका विस्तार है, और इसके मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में मिसिसिपी मिसौरी नदियों की विशाल निम्न समतल द्रोणियाँ फैली हुई हैं। इस नदी द्रोणी की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, और यहाँ पे जो है कृषि खूब विकास करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी कार्डिलेरा की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकेले कहाँ पे अवस्थित है? तो ये कहाँ है आपका? अलास्का में है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिए। पश्चिमी कार्डिलेरा उत्तर अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी भाग है। यह इस महाद्वीप की पूरी लंबाई में उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, और कार्डिलेरा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट मैकिनले। यहाँ इसका नया नाम देनाली रखा गया है। यह अलास्का में अवस्थित है। उत्तर अमेरिका की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी कार्डिलेरा से निकलती हैं, और पश्चिमी कार्डिलेरा में कुछ समांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसमें इनमें रॉकी पर्वत जो है ये सर्वप्रमुख है। तटीय श्रेणी और सियरा नेवादा इसकी 2 प्रमुख जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो ग्रेट बेसिन इस महानदी का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स संसार का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है, तो ये भी आपको नोट करना है, और ये भी बिल्कुल सही बात है।
तो दोनों सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार है। यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी कार्डिलेरा के क्षेत्र में स्थित है। इस पठार की नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए यह अंतःस्थलीय जल निकास का क्षेत्र बन गया है। सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स जो है विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। कुछ स्रोत के अनुसार मिसिसिपी नदी तंत्र भी यहाँ पे मिलता है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरता है। यह कनाडियन शील्ड के क्षेत्र में विस्तारित है और सेंट लॉरेंस नदी इस क्षेत्र को मुख्य नदी है, जो अटलांटिक महासागर में गिरती है जाके। चलिए आगे बताना है यहाँ पे कि कौन सी जो नदियाँ हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित नहीं है, नहीं हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक अमेज़न को छोड़ के बाकी सब तो यहाँ पे जो है उत्तर अमेरिका का ही पार्ट है। कोलोरेडो जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ही है, मिसिसिपी भी है, मैकेंजी भी है और सेंट लॉरेंस भी है। तो अब आपको धीरे धीरे उत्तर अमेरिका की जो नदियां हैं, उससे पठार हैं, पर्वत हैं, धीरे धीरे आप उससे फेमिलियर हो पा रहे होंगे और अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा। 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो अमेज़न नदी जो है ये इसका पार्ट नहीं है, उत्तर अमेरिका का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही आपका था, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अमेज़न नदी जो है ये अमेरिका महाद्वीप की नदी है, उत्तर अमेरिका में नहीं है ये, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है, ध्यान रखेंगे अमेज़न नदी। तो बहुत ही क्लोज है ये क्वेश्चन आपका और पूछा जा सकता है यहाँ से। तो कोलोरेडो कैलिफोर्निया की खाड़ी में तथा मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी अटलांटिक महासागर में, जबकि मैकेंजी नदी आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। कौन सी नदी कहाँ गिरती है इसको आप ज़रूर नोट कर लें, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बताना है यहाँ पे कि कौन सा पर्वत उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। अब पर्वत से यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन महाद्वीप से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए सियरा नेवादा भी है, रॉकी भी है, आल्प्सियन भी है और तट श्रेणी भी है, चारों ही हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताना यहाँ कैनियन और गीज़र के बारे में। कैनियन क्या है, बहुत लंबे गहरे और तथा दीवार के समान खड़े किनारे वाले महाखड्ड हैं कैनियन। तो ये आपका ये जो है बिल्कुल सही है। गीज़र के बारे में बताना है तो पृथ्वी के आंतरिक भागों की उष्मा से भूमिगत जल उबल जाता है तथा गर्म जल के स्रोतों के रूप में धरातल के ऊपर निकलने लगता है, इसको गीज़र कहते हैं। तो ये भी आपका सही है, दोनों ही सही हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, ये तो हमने अभी पढ़ा, बहुत लंबे गहरे तथा दीवार के समान खड़े किनारे वाले महाखड्डों को क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। अलास्का और मैक्सिको के पश्चिमी कार्डिलेरा में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पृथ्वी के आंतरिक भागों की ऊष्मा दरारों, ये वही बातें यहाँ पे भी आपका कही गई है, जिसको उष्णोत्स भी कहते हैं और गीज़र भी कहते हैं, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क जहाँ प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीज़र स्थित है, यह कहाँ पे अवस्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी कार्डिलेरा में स्थित है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और क्या है गीज़र ये तो मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन है और सही कथन आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इस महाद्वीप की जलवायु दक्षिण में उष्ण तथा उत्तर में शीत है। तो क्या यह कथन आपका सही है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ठंडी धाराओं के प्रभाव के कारण तटीय रेखा महाद्वीप के आंतरिक भागों की तुलना में अधिक गर्म रहते हैं, ये कथन आपका गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी और मैक्सिको के उत्तर पश्चिमी भाग उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, तो ये भी आपका कथन सही है। और यहाँ तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है, तो ये भी कथन आपका सही है। 1, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 आपका कहाँ है, डी ऑप्शन आपका
यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर अमेरिका जलवायु जो है, तो यहाँ पे जो आपको बताया गया था, क्या बोला गया है कि ठंडी धाराओं के प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्र महाद्वीप के आंतरिक भागों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ठंडे होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया था। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जलवायु दक्षिण में उष्ण और उत्तर में शीत है। उत्तरी भागों को छोड़कर यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म रहती है और केवल उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और पश्चिमी उच्च भूमियाँ ही जो है बहुत ठंडी होती हैं। और आगे अगर हम देखें यहाँ पे, ठंडी धाराओं के प्रभाव के कारण अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र महाद्वीप के आंतरिक भागों की तुलना में कम गर्म रहते हैं, लेकिन दक्षिण से आने वाली गर्म पवनों के प्रभाव से न्यूयॉर्क जैसे स्थानों में कभी कभी गर्मी का प्रकोप भी देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर के तट पर पछुआ पवनों से पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है। पूरी मध्य अमेरिका की उच्च भूमि तथा पश्चिमी द्वीप समूह जो है वेस्ट इंडीज़ कहलाता है, उसमें उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवनों से भी वैसी ही भारी वर्षा होती है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तथा मैक्सिको के उत्तर पश्चिमी भाग उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, तो यहाँ पे जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जो है तापमान घटता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको बताना है किस क्षेत्र के बारे में ये बातें आपकी कही जा रही है। यहाँ जलवायु बहुत ठंडी और कठोर है। यहाँ शीत ऋतु लंबी होती है तथा 8 से 9 माह तक बर्फ जमी रहती है। यह अस्थायी तुषार भूमि का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ की अवमृदा सदैव जमी रहती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में उपयुक्त विशेषता जो है महाद्वीप के किस भाग से संबंधित है। तो अब आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। तो यहाँ पे जो है टुंड्रा क्षेत्र जो होता है, टुंड्रा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहीं पे होती है और इस अवधि में केवल काई, लाइकेन तथा विशिष्ट प्रकार की घास ही उग पाती है। यहाँ पे आपको बताना है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। तो क्या है इसकी वनस्पति है, इसके बारे में जान लीजिए। क्रम से क्वेश्चन शायद ही पूछे, इतना डिटेल तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको एक बार देख लीजिए, काई और लाइकेन, शंकुधारी, फिर विस्तृत वन, फिर उष्णकटिबंधीय वन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर सबसे ठंड में वहाँ पे काई और लाइकेन ही होंगे, उसके बाद शंकुधारी होंगे जो देवदार आदि के वृक्ष होते हैं, उसके बाद मिश्रित वन होंगे, उसके बाद उष्णकटिबंधीय वन होंगे। समझ पा रहे होंगे आप इसको। अब ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घास स्थल से क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास भूमियाँ किस नाम से जानी जाती हैं, ये आपको बताना है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेयरीज। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो प्रेयरीज है ये लंबी और पौष्टिक घास होती है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट और दक्षिण कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क तथा शीत ऋतु मृदुल और सामान्य वर्षा वाली होती है। यहाँ का प्रमुख वृक्ष देखें तो जैतून, चीड़, संतरा, चेरी और कार्क ओक जो है इसका प्रमुख यहाँ पे वनस्पति होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की संपन्नता और औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या रहा। तो विशाल प्राकृतिक संसाधन, क्या विशाल संसाधन के वजह से था। तो बिल्कुल उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये भी हो जाएगा। प्रशिक्षित कुशल श्रमिक, ये भी हो जाएगा। तीनों ही हो जाएगा। तो ऑल ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी सही हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और इसमें कहा गया है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 16% है। यह सबसे अधिक संपन्न और औद्योगिक दृष्टि से सबसे अधिक विकसित महाद्वीपों में से एक है। ठीक है, और ये तो इसके कुछ कारण हैं।
उत्तर अमेरिका महाद्वीप में उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका प्रेयरी क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। तो प्रेयरी क्षेत्र जो है वो गेहूं के उत्पादन के लिए प्रमुख है, ये आपका कथन बिल्कुल सही है। यह विश्व का न्यूनतम मक्का उत्पादन करता है, तो ये कथन आपका थोड़ा सा गलत कर दिया, न्यूनतम नहीं होगा, अधिकतम होना चाहिए था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, एक ही यहाँ पे राइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मक्का, गेहूं, जौ उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। कपास, तंबाकू, सोयाबीन, अलसी, ये सब और भी अन्य फसलें हैं। गेहूं का उत्पादन प्रमुख रूप से कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र में होता है, वहाँ पे लिखा है नहीं होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, कपास और तंबाकू मुख्य रूप से मिसिसिपी द्रोणी के दक्षिणी भागों में पैदा की जाती है, और क्योंकि यह महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादन करता है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जो है FAO के अकॉर्डिंग 2014 के आंकड़ों पर आधारित ये आपका फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। आगे चलते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पशुपालन के संदर्भ में बताना है यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे देखिए मांस देने वाले पशुओं को वार्षिक अधिक वर्षा वाले भागों में, जबकि दुधारू पशुओं को अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाला जाता है। तो उल्टा बता दिया, ये गलत है। महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित प्रेयरी की विस्तृत घास भूमियाँ तथा पर्वतीय चरागाहों पर बड़ी संख्या में पशुपालन किया जाता है, ये कथन तो सही है। केवल 2 ही सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, दुधारू पशुओं को अधिक वर्षा वाले भागों में, जबकि मांस देने वाले पशुओं को अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाला जाता है। यहीं पे उल्टा वहाँ ऑप्शन में दे दिया गया था। यह प्रायद्वीपीय गाय के दूध और मांस के कुल उत्पादन विश्व में सबसे विशेष स्थान रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के वनों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही होगा। सही कथन बताना है, शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी के लिए बहुत बड़ा स्रोत है, तो ये कथन आपका सही है बिल्कुल। पर्णपाती वनों की पत्तियां चौड़ी होती है, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी मिलती है, ये भी सही है। तीनों ही सही है, तो 1 2 3 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे वनस्पति का नाम ज़रूर आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। शंकुधारी वन क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। शंकुधारी वन कनाडा के अधिकांश क्षेत्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भागों और पश्चिमी कार्डिलेरा पर स्थित है, फैले हुए हैं। इन वनों में प्रमुख रूप से बाल्सम, देवदार, रेडवुड, डगलस, फर तथा लाल और सफ़ेद चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। ये मुलायम लकड़ी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। कागज़, लुगदी, सेलुलोज, राल और तारपीन इन्हीं मुलायम लकड़ियों के से प्राप्त किया जाता है। सेलुलोज का उपयोग रेयॉन्स के कपड़े बनाने में किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में दक्षिणी भागों में मिश्रित वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इससे संबंधित जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसको यहाँ पे बताया गया है, जिनमें शंकुधारी और पर्णपाती वन आते हैं। पर्णपाती वन अपेक्षाकृत कठोर लकड़ी वाले वन हैं। इन वनों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, जिन्हें वे वर्ष में एक बार गिरा देते हैं। इस तरह के वन संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष क्या हैं, तो मैपिल, बांज, बीच, लाल और सफ़ेद स्प्रूस, चीड़, हेमलॉक। सफ़ेद चीड़ स्प्रूस से अखबारी कागज़ के लिए लुगदी प्राप्त किया जाता है और मैपिल के मीठे रस से चीनी बनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है यहाँ पे दक्षिण मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका के देशों में पाया जाता है। इन वनों में बहुत भारी वर्षा होती है तथा तापमान सदैव ऊंचा रहता है। इनमें अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी मिलती है। कठोर लकड़ी उत्तम कोटि के सिगारों के बक्से बनाने में तथा भवन निर्माण के काम आती है। इन वनों में ताड़, महोगनी, लॉकवुड नामक वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये था पूरा आपको वनस्पति बताया गया।
उष्णकटिबंधीय वर्षावन में कैसा पाया जाता है, शीतोष्णकटिबंधीय वर्षावन में कैसा पाया जाता है, और शंकुधारी। तीनों को नोट कर लीजिएगा जो जो इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में खनिज के संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन बताना है। तो विश्व में खनिजों के सबसे बड़े भंडारों में से एक कनाडियन शील्ड है। तो ये कथन क्या आपका सही है? बिल्कुल सही है। सोना मुख्यतः कनाडा के ओंटेरियो से निकाला जाता है, ये भी सही है। दोनों ही सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम तेल का कुआं निम्नलिखित में से कहाँ खोदा गया था। पूछा गया, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1859 में खोदा गया था सबसे पहला तेल का कुआं पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में, और मैक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर के तटीय मैदानों में वृहद मात्रा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के जल परिवहन मार्गों के संदर्भ में बताना है यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा। मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नौ संचालन के योग्य बड़ी नदियाँ हैं, और पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो क्या ये दोनों कथन आपका सही है? बिल्कुल सही है। तो मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस दोनों जो है नौ संचालन के योग्य जो बड़ी नदियां हैं, और पनामा नहर के बारे में बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया है। पनामा नहर जो है वो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी छोर पर अवस्थित है कौन सा पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल आल्प्सिन पर्वत। आल्प्सिन पर्वत यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। केवल दो, और केवल दो आपका एक ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। क्या ये आपका कथन सही है? बिल्कुल भी नहीं। आगे देखते हैं। इसकी मध्यवर्ती निम्न भूमियाँ इसके लिए उपजाऊ भाग है, ये सही है। गिरिपद यानी पीडमोंट पठार जो है वो आल्प्सियन पर्वत के दोनों ओर स्थित है, ये भी कथन सही है। दोनों सही है, तो 2 और 3 यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर अमेरिका जो है वो रूस और कनाडा के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं बताना है यहाँ पे, तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। इसके मध्यवर्ती निम्न भूमियों में जलवायु महाद्वीपीय है, यह तो सही है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग में मुख्य रूप से मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर आने वाली गर्म और आर्द्र पवनों से भारी वर्षा होती है, ये तो सही हमने पढ़ा है। यहाँ उत्तर पूर्वी भाग में इसके पश्चिम की ओर बहने वाली पवनों से भारी वर्षा होती है, तो ये आपका गलत है। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी नहीं दक्षिण पूर्वी होना चाहिए था वहाँ पे। चलिए बाकी सब आपका उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिम की ओर से बहने वाली भारी वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे उत्तर पश्चिमी भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मध्यवर्ती निम्न भूमियों में प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है। प्राकृतिक वनस्पति कौन सी? मध्यवर्ती निम्न भूमियों की प्राकृतिक वनस्पति कौन हो जाएगी? हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है प्रेयरी घास। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा खनिज जो है कौन से झील या किस क्षेत्र से पाया जाता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो इसको ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। तो लौह अयस्क जो है ये सुपीरियर झील से मिलता है। कोयला की अगर हम बात करें तो कोयला आपका हो जाएगा आल्प्सियन क्षेत्र में। और खनिज तेल हमने अभी अभी पढ़ा है इसको, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मैक्सिको की खाड़ी। और प्राकृतिक गैस हो जाएगा टेक्सास। तो ये आपको नोट कर लेना है,
इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख केंद्र है? तो डेट्रॉयट किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतुरित, तटरेखा, बर्फानी तूफान, लिबरिंग, ये सब क्या है? यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कौन सा जो है यहाँ पे सुमेलित है, यही आपको बताना है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, दंतुरित तटरेखा क्या है? एक लंबी और बहुत टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा जिनमें क्रमशः अनेक छोटी छोटी संकरी खाड़ियाँ और तटरीप होते हैं, उसे दंतरित तटरेखा कहते हैं। सही है। बर्फानी तूफान क्या है? तो बहुत तेज और अत्यंत ठंडी पवन जिसके साथ हिमपात होता है, जो विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों पर चलती है। तो ये भी आपका सही है। लबरिंग क्या है? तो वनों में की जाने वाली क्रियाओं जैसे वृक्षों को काट कर गिराना, लट्ठे बनाना और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना सामूहिक रूप से। तो लबरिंग भी आपका जो है यहाँ पे सही है। तीनों युग्म सही है, यानी कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे वही बातें आपकी कही गई है जो अभी हमने देखा ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देश के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है और ये आपका सही है। ठीक है। और ग्रीनलैंड इस देश का ध्रुवीय भाग है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ की तटरेखा बहुत ही दंतुरित है, ये आपका सही है। 1 और 3 सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसके जो 3 प्रमुख भौतिक क्षेत्र में इसको बांटा गया है वो है कनाडियन शील्ड, आंतरिक मैदान और कार्डिलेरा क्षेत्र। कनाडा रूस के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो रूस सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कनाडा, और ग्रीनलैंड जो है इसका भाग नहीं है, डेनमार्क के अधीन है ये। यह डेनमार्क के अधीन है और यहाँ की तटरेखा ये तो हमने कर ही लिया। चलिए आगे बढ़े। कनाडा में अवस्थित कनाडियन शील्ड में एक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन बताना है आपको। कौन सा सही है? क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। सही पूछा है, गलत पूछा है? सही नहीं है पूछा है। ठीक है। कौन सा सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो है, यह कठोर चट्टानों से बना हुआ नीचा पठारी भाग है। इसको तो हमने अभी भी देखा, ये सही है। यहाँ खेती करना अत्यंत सरल है, ये आपका गलत है। सेकंड नंबर ही आपका सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। यह धातु खनिजों से संपन्न है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है। तो 1 और 3 तो सही है, लेकिन 2 नंबर आपका गलत है और गलत ही आपका पूछा जा रहा है, यानी कि सेकंड नंबर ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा के संदर्भ में बताना है यहाँ पे। तो ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी, अब आप इससे अच्छे से परिचित हो गए होंगे और अब आपको ये नया नहीं लग रहा होगा, और 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी नया नहीं लगेगा। ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियाँ यहाँ का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। तो इसको हमने पहले भी पढ़ा है, ये सही है आपका। और लेब्राडोर प्रायद्वीप के पठार वस्तुतः आल्प्सियन पर्वतों के ही विस्तार हैं। तो क्या ये कथन आपका सही है? तो ये कथन भी आपका सही है। सेंट लॉरेंस रॉकी पर्वत से निकलती, ये गलत है। तो 1 और 2 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सेंट लॉरेंस जो है कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह ओंटेरियो झील से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसीलिए। और यह विश्व की सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है, सेंट लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कनाडा के आंतरिक मैदानों और कार्डिलेरा प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ के प्रेयरी मैदानों की ऊंचाई रॉकी पर्वत की ओर बढ़ती जाती है। तो क्या ये कथन आपका सही है? तो ये आपका सही है। कार्डिलेरा पर्वत श्रेणियों की घाटियों में कृषि मुख्य व्यवसाय है, तो ये भी आपका सही है। दोनों ही सही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कनाडा की जलवायु के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सही है। कनाडा की जलवायु, तो यहाँ पे जान लेंगे कनाडा की जलवायु जो है वो
सामान्यतः उष्ण है, तो उष्ण नहीं है, ठंडी होती है ना। कनाडा का जो वातावरण, वहाँ की जो जलवायु है वह हमें सामान्य रूप से ठंडा ही होता है वहाँ पे, तो ये तो आपका गलत है। यहाँ शीत ऋतु लंबी और बहुत ही ठंडी होती है, ये आपका सही है। यहाँ शीत ऋतु में बर्फानी तूफान चलते हैं, तो ये भी सही है। 2 और 3 आपका सही है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है कनाडा के पश्चिमी भाग की जलवायु पूर्वी भाग की तुलना में अधिक मृदुल है, तो ये कथन आपका सही है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह जो है वो कनाडा के तटीय भागों को कोष्ण रखता है, तो कथन भी इसका सही है और कारण भी सही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा की वनस्पति पेटियाँ कौन सी है, मुख्यतः यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा टुड्रा हो जाएगा, टेंगा हो जाएगा और प्रेयरी हो जाएगा। सवाना नहीं है, ये तो हमने अफ्रीका में पढ़ा था, तो ये आपका यहाँ पे नहीं होगा। 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा की कृषि के संदर्भ में बताना है यहाँ पे इसके कुल क्षेत्रफल का 10% से कम भाग ही कृषि करने योग्य है, तो क्या ये कथन आपका सही है। यहाँ पे सही कथन आपको बताना है और ये कथन आपका बिल्कुल सही है। नोवास्कोशिया सेब के बड़े बड़े बागों के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। प्रेयरी क्षेत्र के शुष्क भागों में पशुपालन के लिए मुख्य व्यवसाय है, ये भी सही है। तीनों सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वही बातें यहाँ पे भी कही गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मछली उत्पादन के लिए बताना है मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड निम्नलिखित में से किसके अधीन है। किसके अधीन हो जाएगा, तो कनाडा के अधीन है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है कनाडा के खनिज के संदर्भ में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका, यह लौ अयस्क के सबसे बड़े निक्षेप लेब्राडोर क्यूबेक सीमा पर पाए जाते हैं, सही है। अल्बर्टा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, ये भी सही है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेशों से कोयला निकाला जाता है, ये भी सही है। यहाँ बॉक्साइट नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। यहाँ पे चारों ही आपके सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। वही सेम चीज़ आपका यहाँ पे कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बॉक्साइट नहीं मिलता है। यह अपने एल्युमिनियम कारखाना के लिए जमैका और गुयाना से इसका आयात करता है, बॉक्साइट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्बेस्टस का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्निरोधक वस्तु बनाने में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एस्बेस्टस ध्यान रखेंगे, यह एक रेशेदार खनिज है और अग्निरोधक वस्तु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कनाडा के उद्योग के संदर्भ में और ओंटेरियो में मोटर गाड़ी और बिजली उपकरण उद्योग जो है वो प्रमुख है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था, ये वाला सही है। टोरंटो और मॉन्ट्रियल यहाँ के प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक केंद्र है, ये भी सही है। क्यूबेक प्रांत में जल शक्ति के अच्छे संसाधनों से यहाँ उद्योग को बढ़ावा मिला, ये भी सही है। तीनों ही सही है यहाँ पे। तो फैक्ट आपको सारे जो है इम्पॉर्टेंट वो नोट करने हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कनाडा के संदर्भ में यहाँ पे आपको एक और कथन दिया गया है, इसको बताना है। और आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा भारत से दुगना बड़ा है, तो ये क्या आपका सही है कथन। तो ये आपका गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कनाडा भारत से दुगना बड़ा है, तो ये कथन आपका जो है सही नहीं है। और टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, ये आपका सही है। क्यूबेक कनाडा की राजधानी है, ये आपका गलत है। 1 और 3 गलत है, ठीक है। तो गलत ही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आ रहा 1 और 3 सी ऑप्शन, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, ध्यान रखेंगे। और बाकी यहाँ पे जो आपको दी गई हैं बातें, कल हम जो है यहाँ पे यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूरोप से आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल हम पूरा यूरोप ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम क्लास 8 के ज्योग्राफी वाले सेक्शन में चलेंगे। और कैसा लगा क्वेश्चन आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं इसमें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।